Hello everyone, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your app tech guru. So my dear class 12th IP Informatics Practices book code 065 students कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट की सीरीज में। आज इस सेशन में डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास पार्ट 1 को। यस डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में जैसे कि सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस सेशन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी लेटेस्ट सिलेबस की कि रिड्यूस सिलेबस के बाद अब आपको पढ़ना क्या है अपनी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, राइट। तो यूनिट 2 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास पार्ट 1 जो ज़्यादा नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, जिसका वेटेज ज़्यादा है आपकी बोर्ड एग्जाम में, इस यूनिट का पार्ट 1 हम कंप्लीट करेंगे। सो होपफुली आपको आज का टारगेट क्लियर हो चुका है। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से वन शॉट्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले। सो पेंडास लाइब्रेरी क्या होता है, इसमें कैसे काम किया जाता है, बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। उससे भी पहले पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके बेसिक्स के बारे में हम कवर कर चुके हैं। क्लास 11th की वीडियोस अवेलेबल, वहां से आप पाइथन की वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है। तो पाइथन में पेंडास नाम की जो लाइब्रेरी है उसका अपना ही अलग से एक इंपॉर्टेंस है। बेसिकली ये डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज की जाने वाली लाइब्रेरी है, ओके। तो यदि हम बात करें पेंडास लाइब्रेरी की, तो पेंडास लाइब्रेरी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स दैट अलाउज अस टू परफॉर्म मेनी एक्शंस विदाउट राइटिंग डिटेल प्रोग्राम फॉर इट। मतलब आपको पता है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्यों इतनी फेमस और पॉपुलर है, क्योंकि पाइथन के पास में बहुत सारे पैकेजेस और बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज है जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पास नहीं है। यदि हम बात करें पेंडास जैसी लाइब्रेरी की, तो पेंडास लाइब्रेरी पैनल डेटा लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारी अदर देन लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे मैं बात करूं numpy लाइब्रेरी की, मैटप्लॉट लाइब्रेरी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना यूजफुल बनाते हैं, ठीक है। तो numpy लाइब्रेरी के बारे में आपने 11th में भी पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल पाइथन, पेंडास लाइब्रेरी पैनल डेटा लाइब्रेरी, और वही मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की बात करें तो ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे ये तीनों लाइब्रेरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेटा को एनालाइज करने के लिए और साथ ही डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि numpy, पेंडास, मैटप्लॉटलिब ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइब्रेरीज है पाइथन की जो आपको इस बार आपके सिलेबस में पढ़ना है, जिसके क्वेश्चंस आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो डेटा एनालिसिस की यदि बात करूं तो numpy और पेंडास लाइब्रेरी का यूज किया जाता है। वहीं यदि डेटा विजुअलाइजेशन की बात करूं तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का हम यूज करते हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए तो स्किकेट, लर्न, सीबर्न ये भी कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बात कर ले हम पेंडास लाइब्रेरी की, जिसका नाम है पैनल डेटा। याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेंडास इज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम पैनल डेटा विच इज इकोनोमेट्रिक्स टर्म फॉर मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट। मीन्स यदि हम बात करें कि यदि आपको डेटा को मल्टी डायमेंशनल में या स्ट्रक्चर्ड वे में शो करना है, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे कुछ इस तरीके से होता है ना, टेबुलर फॉर्मेट में। आपको यदि अपने डेटा को किस तरीके से, इस तरीके से शो करना है टेबुलर फॉर्मेट में या स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, वो भी मल्टी डायमेंशनल वे में, तो हम यहाँ पे पैनल डेटा लाइब्रेरी का यूज करते हैं। अब इसे किसने स्टार्ट किया था? वेस मैकिने इन 2008। नाम भी याद रखना बेटा, इसका भी एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, ओके। आउट ऑफ अ नीड ऑफ पावरफुल फ्लेक्सिबल क्वांटिटेटिव एनालिसिस टूल, पेंडास हैज ग्रोन इनटू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरीज। हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल है जिसमें आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, इजीली इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो आप। रिच सेट ऑफ फंक्शंस इसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको यूज करने के पहले आपको इसको इंस्टॉल करना होगा, राइट। यदि आप बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो तो वहां आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत होगी। पिप पैकेज की मदद से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप एडवांस पाइथन सॉफ्टवेयर का यूज करते हो जैसे जुपिटर या फिर स्पाइडर आईडीएली, तो बेसिकली आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत वहां नहीं पड़ती है। लेकिन नॉर्मली जो होता है हम लोग किसका यूज करते हैं, बेसिक पाइथन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो वहां पे हमें इसको इंस्टॉल करना होता है पिप पैकेज की मदद से, जैसे मैंने बताया। तो आपको यहाँ लिखना होता है पिप इंस्टॉल पेंडास, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल numpy, सेम वैसे ही आप बाकी सारी लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल कर सकते हो। पिप इंस्टॉल पेंडास, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो याद रखना, पिप इज अ पैकेज जिसकी मदद से आप क्या करते हो, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल कीवर्ड की मदद से। क्लियर? ये 3 स्टेप है। अब यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया इंस्टॉल पिप पेंडास, पेंडास इंस्टॉल पिप, ठीक है, या इंस्टॉल पिप पेंडास, इस तरीके से घुमा फिरा के आपको कमांड दी जाएगी। बट याद रखना कि कमांड क्या होती है, पिप इंस्टॉल
pandas. Note that both numpy pandas can be installed only when pandas is already installed on that system. So the same is true for other Python libraries. Okay. Now pandas library में data structures होते हैं जिसमें आप organized way में data को store करवा सकते हो मल्टी डायमेंशनल वे में, जैसे मैंने आपको बताया. तो यहाँ पर जब हम pandas में data values को store करवाते हैं तो दो data structures का हम use करते हैं. तो इसके पहले data structure होता क्या है वो जान लो. तो data structure is a collection of data values and operations that can be applied to that data. Data structure क्या होता है? Data वैल्यूज का कलेक्शन होता है जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप बेसिकली डेटा पर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो. अब आई बात समझ में अच्छे से. अब वो ऑपरेशन क्या हो सकता है? या तो डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. तो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, इनसे रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. दो टाइप के कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है डेटा फ्रेम. सीरीज जो होता है वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा फ्रेम जो होता है वो टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है. ध्यान रखना. ठीक है. अब हम यहाँ पे बात करें यदि सीरीज की, तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली यहाँ पर आप नेम्स को स्टोर करवा सकते हो, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो. हर एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स वैल्यू यूज किया जाता है. जैसे आप यहाँ पे देखो नेम लिखे हुए वैल्यूज जिसको कह रहे हो आप, रोहित, मुस्कान, सुनील, सौरभ और संदीप. यहाँ पे इनके इंडेक्स वैल्यू को यूज किया जा रहा है. मतलब आप इन नाम को कैसे एक्सेस कर सकते हो, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जहाँ पे जिस नाम से मेमोरी में जाके स्टोर होंगे. तो 0 लोकेशन पे रोहित है, 1 लोकेशन पे मुस्कान है, 2 लोकेशन पे सुनील है, 3rd लोकेशन पे सौरभ है, 4th लोकेशन पे संदीप है. जैसे आपको आपके नाम और एड्रेस से पहचाना जाता है ना, आप किस जगह रहते हो, आपका रोल नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, बिल्कुल वैसे ही हर एक सीरीज की वैल्यू को, ये सीरीज की वैल्यू है, हर एक वैल्यू को उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग पहचाना जाता है. राइट. जैसे लिस्ट में होता है बिल्कुल वैसे ही. ओके. अब सीरीज को क्रिएट कैसे करना है? सबसे पहला तरीका होता है कि क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यूज. स्केलर वैल्यूज से कैसे आप सीरीज को क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. सो अ सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग स्केलर वैल्यूज शोन एज गिवन एग्जाम्पल. सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है pandas लाइब्रेरी को उसके एक एलियास नाम के साथ. तो ध्यान रखना कि पिप पैकेज की मदद से तो हम pandas को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं. पिप इंस्टॉल pandas. राइट. आई बात समझ में. अब इसके बाद एक बार यदि आपने pandas लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया तो जब भी आप इसका यूज़ करना चाहते हो, सीरीज या डेटा फ्रेम जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको pandas लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करना होता है. तो इंपोर्ट करने से क्या होता है, इंपोर्ट करने से हम इस लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस है, मॉड्यूल्स है, उनका यूज़ कर सकते हैं. तो कैसे इंपोर्ट करना है, आपको इंपोर्ट लिखना है, pandas लिखना है. अब जिस नाम से आपको इसको इंपोर्ट करना हो, डिफ़ॉल्ट हम इसको इसके शॉर्ट फॉर्म से इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे PD pandas लाइब्रेरी का शॉर्ट फॉर्म. बाकी आप P नाम से, PDA नाम से, PAD नाम से, ठीक है, PND नाम से, जिस नाम से XYZA, जिस भी नाम से आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो. मेरी बात समझ में आ गई. तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप PD नाम से ही इसको इंपोर्ट करो, बट क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म है तो जनरली हम PD नाम ही यूज़ कर लेते हैं. तो आप पूरा आपको pandas लिखने की ज़रूरत नहीं होगी. आप इन शॉर्ट PD लिखकर भी इसके फंक्शंस को, मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हो. तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सीरीज 1 नाम से सीरीज 1 ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज फंक्शन, जिसमें 10, 20, 30 हमने एक एरे को पास किया हुआ है. ठीक है, एक लिस्ट पास की हुई है. अब जब आप इस सीरीज़ को प्रिंट करवाओगे तो क्या होगा, आपके सामने इस तरीके से सीरीज प्रिंट हो जाएगी जिसमें 10, 20, 30 होगा और इसको आप इसके इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर पाओगे. तो कोड आपको क्लियर हुआ. सीरीज क्रिएट करने के लिए डिफॉल्ट हम सीरीज फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है. ठीक है. ये सीरीज फंक्शन में S कैपिटल आता है बेटा, ये भी चीज़ ध्यान रखना. सीरीज फंक्शन में S कैपिटल आता है. ठीक है. इसको एक्सेस कैसे करोगे, pandas लाइब्रेरी का है तो PD डॉट सीरीज लिखकर जिस ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर करवाना है तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, सीरीज 1, SCR1, जो नाम आपको देना है. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आप दोगे ना, यहाँ पर वो वैल्यू पर्टिकुलरली इस S में कॉपी हो जाएगी, उसको प्रिंट करवाओगे तो आपका सीरीज वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. तो ये तो हमने स्केलर वैल्यू से देखा. दूसरा तरीका होता है कि numpy एरे से भी आप क्या कर सकते हो, सीरीज को क्रिएट कर सकते हो. तो यदि numpy एरे की हम बात करें तो इंपोर्ट numpy एज NP, ऑब्वियसली बात है कि numpy को भी आपको इंपोर्ट करना होगा, pandas लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना होगा. अब यहाँ पे आपको NP डॉट एरे फंक्शन का यूज़ करना होगा. तो पहले आपने एक एरे क्रिएट कर लिया एरे फंक्शन के नाम से. अब इस एरे को आपने क्या किया, यहाँ पर सीरीज फंक्शन में पास कर दिया. तो दिस इज ऑल अबाउट numpy एरे, कि पहले आपको numpy एरे क्रिएट करना है, फिर उसको सीरीज फंक्शन में पास कर देना है. तो इतना करने से क्या होगा, इतना करने से ये होगा कि जो एरे में वैल्यूज थी 1, 2, 3, 4, अब वो इस सीरीज में जब आपने पास किया इस एरे को तो इससे एक सीरीज क्रिएट होगी जिसको आपने सीरीज 3 ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लिया. जब प्रिंट करवाया सीरीज 3 को तो आप देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नाम की एक सीरीज प्रिंट हुई जिसको उसकी इंडेक्स वैल्यू से आप एक्सेस कर सकते हो. आई बात समझ में अच्छे से. तो numpy एरे को कैसे क्रिएट करना है ये आपको अच्छे से पता है, हमने 11th में भी पढ़ा है और यहाँ भी आपको बताया
बताया गया है कि numpy एज np इंपोर्ट करना है np डॉट एरे फंक्शन। numpy के साथ में एरे फंक्शन काम करता है क्योंकि इसमें एरेस क्रिएट करते हो, और सीरीज के साथ में सीरीज फंक्शन काम करता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब आप सीरीज को डिक्शनरी की मदद से भी क्रिएट कर सकते हो। तो बेटा डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी होता है की वैल्यू का पेयर। आपको अच्छे से पता है कि जब आप कोई की वैल्यू के पेयर को एक्सेस करना चाहते हो तो हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, जो कि करली ब्रैकेट्स में क्रिएट होता है। अब यहाँ पे सीरीज में की को क्या कहोगे? की को कहोगे आप इंडेक्स, याद रखना, और ये सीरीज की जो की जो वैल्यू है वो सीरीज की वैल्यू कहलाएगी। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जो की है वो क्या हो जाएगा? सीरीज का इंडेक्स वैल्यू बन जाएगा, और जो वैल्यू है डिक्शनरी की वो आपका सीरीज की वैल्यू बन जाएगी। क्लियर हुआ? तो की वैल्यू पेयर को हम यहाँ पर सीरीज में एक्सेस करते हैं। सो देखो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिकॉल द पाइथन डिक्शनरी की वैल्यू पेयर, अ वैल्यू कैन बी क्विकली रिट्राइव्ड व्हेन इट्स की ऑन known. Okay, dictionary keys can be used to construct an index for a series as shown in the given example. dict1 नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट किया करली ब्रेसेस में। आप देखो इंडिया की हो गया, उसकी कैपिटल दी हुई है न्यू दिल्ली, यूके की हो गया, देन कैपिटल लंदन, जापान कीज हो गया, देन उसकी वैल्यू टोक्यो दी हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 की वैल्यू पेयर को क्रिएट किया हुआ है। dict1 को प्रिंट करवाओगे तो इस तरीके से डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। इंडिया, न्यू दिल्ली, यूके, लंदन, जापान, टोक्यो। तो इंडिया, यूके, जापान क्या है? कीज है, जो अब सीरीज की क्या बन जाएगी? इंडेक्स बन जाएगी। और न्यू दिल्ली, लंदन, टोक्यो क्या हो जाना है? जो डिक्शनरी की वैल्यू है वो सीरीज की वैल्यू बन जाएगी। तो करना क्या है कुल मिला के? जैसे numpy एरे में हमने एरे को पास किया था सीरीज फंक्शन में, यहाँ इस डिक्शनरी को पास कर दोगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे dict1 डिक्शनरी को सीरीज फंक्शन में कॉल कर लिया, पास कर दिया, और सीरीज एड में प्रिंट करवा लिया। तो जैसे ही सीरीज एड को प्रिंट करवाओगे तो इस तरीके से आप देखोगे जो कीज थी वो बन गई है सीरीज की इंडेक्स वैल्यू, और जो वैल्यूज थी वो बन गई है फाइनली सीरीज की वैल्यूज। ओके, आगे बात समझ में। नाउ एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज। तो सीरीज को क्रिएट कैसे करना है? डिक्शनरी का यूज करके, numpy एरे का यूज करके, और लिस्ट का मदद से, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर कि सीरीज के यदि एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज करते हो। जैसे पता है कि हमें सीरीज में इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, है ना। तो इंडेक्सिंग का यूज करेंगे और वहीं स्लाइसिंग का यूज करेंगे। लॉन्ग सीरीज है तो आपको सब सीरीज को एक्सेस करना है, तो उसके लिए पहले जान लेते हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आप जो एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो सीरीज के, तो उसके लिए हमें उसके इंडेक्स को एक्सेस करना होता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंडेक्स वी कैन यूज द सीरीज वैल्यू। अब 2 टाइप की इंडेक्सिंग होती है, जैसे मैं बात करूँ पोजिशनल इंडेक्स और लेबल्ड इंडेक्स। पोजिशनल इंडेक्स क्या होता है? जो 0, 1, 2, 3 डिफॉल्ट जो इंडेक्सेस होते हैं वो पोजिशनल इंडेक्स होते हैं। वहीं लेबल्ड इंडेक्स की बात करूँ तो अभी हमने यहाँ पे डिक्शनरी में देखा इंडिया, यूके, जापान, तो यहाँ पे ये 0, 1, 2 नहीं है। यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है? लेबल्ड इंडेक्स बन जाएगा, जिसमें आप कुछ स्ट्रिंग देते हो, जिसमें आप कुछ वैल्यूज पास करते हो, ठीक है, 0, 1, 2, 3 की जगह। तो ये कहलाता है आपका लेबल्ड इंडेक्स। ओके, तो पोजिशनल इंडेक्स टेक्स एन इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। वहीं लेबल्ड इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप यूजर डिफाइंड लेबल इंडेक्स दे सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब एक्सेस करना कैसे है एलिमेंट को? ध्यान से देखो, सीरीज नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, pd डॉट सीरीज नाम से फंक्शन क्रिएट किया, उसमें 10, 20, 30 दिया, मतलब 10, 20 और 30 ये सीरीज की वैल्यू बन गई है। इसको एक्सेस करोगे तो 0, 1, 2 से एक्सेस करोगे, दिस इज द इंडेक्स वैल्यू। अब जब आपको इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, सपोज कि मुझे इस 20 को एक्सेस करना है, तो सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? सीरीज नाम। तो इसके स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इंडेक्स लिख देना है बस। तो ये देखो सीरीज नाम के स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिख दिया। 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू? 30, तो 30 रिटर्न हो गया। यदि आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो क्या रिटर्न हो जाएगा? 20। 0 लिखोगे तो क्या रिटर्न हो जाएगा? 10। आई बात समझ में? तो जैसे लिस्ट में आप इंडेक्सिंग करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही हम सीरीज में भी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, जिसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या मेंशन करते हैं? पोजिशनल इंडेक्स मेंशन करते हैं, राइट। अब वहीं यदि आप इंडेक्स लेबल इंडेक्स देते हो, जैसे ये लेबल इंडेक्स का एग्जाम्पल दिख रहा है, तो लेबल इंडेक्स में आपको क्या करना होता है? सिमिलरली वैसे ही लेबल इंडेक्स का नाम लिखना होता है। क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप के होते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में आपको लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है। अब आप यहाँ पे सीरीज MNTH नाम की, मंथ्स नाम की एक सीरीज बना ली, जैसे मार्च को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो सीरीज की वैल्यू 2, 3, 4 है, तो मार्च के अकॉर्डिंग क्या है? 3, तो 3 रिटर्न हो गया। देखो बात समझ में आ गई? किस तरीके की सीरीज यहाँ क्रिएट हो रही है भाई? फेब, मार्च और अप्रैल, ये हो गए आपके क्या? इंडेक्स वैल्यूज। इसके अकॉर्डिंग 2, 3, 4 ये वैल्यूज है। तो जब आप मार्च को एक्सेस कर रहे हो तो आपको 3 रिटर्न हो रहा है, फैब को एक्सेस करोगे तो 2 रिटर्न होगा। और एक्सेस करने का तरीका वही है, स्क्वायर ब्रैकेट में यदि आप नॉर्मली लिखोगे 2 तो 2 पोजीशन वाली वैल्यू मिलेगी। यदि लेबल इंडेक्स दोगे तो उसको सिंगल या डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखना होगा। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर ना? कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए, वही न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस,
तो आप देखो इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस के अकॉर्डिंग एक्सेस करोगे तो इंडिया को एक्सेस कर रहे हो तो न्यू दिल्ली आपको रिटर्न हो रहा है। क्लियर? तो अब आपको इंडेक्सिंग अच्छे से समझ में आ गई। नाउ कम टू द स्लाइसिंग। देखो स्लाइसिंग क्या होता है, जैसे सपोज कि आपके पास में एक पिज्ज़ा है, अब इस पिज्ज़ा के मैंने 4 क्या कर दिए, स्लाइस कर दिए, है ना। ये एक स्लाइस है, ये दूसरा स्लाइस है, ये तीसरा स्लाइस है, ये चौथा स्लाइस है। अब आप 4 दोस्त हो, चारों दोस्तों को एक एक स्लाइस बाकायदा बराबर से आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जब हमारे पास में एक लॉन्ग सीरीज होती है, इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो यदि आप इसके एक सब पार्ट को एक्सेस करना चाहते हो तो इसको हम कहते हैं क्या, स्लाइसिंग। बात समझ में आ गई। सो वी मे नीड टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ सीरीज। यदि किसी सीरीज के पार्ट को एक्सेस करना है तो इट कैन बी डन थ्रू स्लाइसिंग। Okay, so we can define which part of series is to be sliced by specifying start और end parameters। कि आपको कौन सा पार्ट जो है सीरीज का एक्सेस करना है तो उसको आप कैसे मेंशन करते हो, स्टार्ट और एंड में। आप लिखते हो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू, जहाँ से आपको एक्सेस करना शुरू करना है, जहाँ तक एक्सेस करना है वो एंड में पास कर देते हो। याद रखना एंड वाली जो वैल्यूज़ है वो क्या होती हैं, एंड वाली जो वैल्यूज़ होती हैं लास्ट वाली वो एक्सक्लूड होती है, तो एक नंबर हम यहाँ पर ज़्यादा लिखते हैं। क्लियर? अच्छे से बात समझ में आ गई। चलो तो यहाँ पे देखते हैं आप स्लाइसिंग का मतलब कि कैसे एक्सेस करना है। तो सीरीज कैप कंट्री नाम की हमने क्या करी, यहाँ पर एक सीरीज बनाई है पीडी डॉट सीरीज फंक्शन में, न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन, लंदन, है ना, एंड पेरिस। ये यहाँ पर उसकी डेटा वैल्यूज हो गई। इंडेक्स में हमने असाइन कर दिया है इंडिया, यूएसए, यूके और फ्रांस। आप इस तरीके से इंडेक्स पैरामीटर के अंदर भी क्या कर सकते हो, इंडेक्स को पास कर सकते हो। ये भी एक सही तरीका होता है। अब जब आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो, देखो तो कुछ इस तरीके से आपका जो है सीरीज बनेगा, इंडिया, यूएसए, यूके एंड फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 क्या है, कीज़ है। इनकी वैल्यू, इंडिया की वैल्यू है न्यू दिल्ली, ठीक है, यूएसए की है वॉशिंगटन, ठीक है, और यूके का है लंदन, देन फ्रांस का है पेरिस। तो ये हो गई इसकी इंडेक्स वैल्यू और ये हो गया इसका वैल्यूज़। ठीक है, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू एक्सेस करनी है, वो भी स्लाइसिंग करके। तो बेटा डिफ़ॉल्ट ये 0, 1, 2 और 3 पोजीशन पे होंगे। अब हमें एक्सेस करना है 1 से लेकर 3 तक। तो हमने क्या लिखा, देखो इस तरीके से कॉलन के अंदर लिख दिया 1 कॉलन 3। तो अब ये कहाँ तक रिटर्न करेगा, 1 से लेकर 2 तक। एक वैल्यू एक्सक्लूड होती है। बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक की जो वैल्यू है दैट इज़ वॉशिंगटन, लंदन, है ना, यही रिटर्न होगा। पेरिस रिटर्न नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो देखो यूएसए, वॉशिंगटन, यूके, लंदन, बस यही वैल्यू आपको रिटर्न हो रही है क्योंकि हमने एक्सक्लूड क्या करी, हम क्या एक्सेस करना चाहते थे, 1 कॉलन 3। बात समझ में आ गई अच्छे से कैसे यूज़ करना है आपको स्लाइसिंग। एक और तरीका यहाँ स्लाइसिंग का दिया हुआ है। आप यहाँ पर ना अभी तो हमने पोजिशनल इंडेक्स के थ्रू देखा 1 कॉलन 3, आप इसके लेबल इंडेक्स के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यूएसए से फ्रांस तक एक्सेस करना है तो फ्रांस वाली वैल्यू आपको यहाँ शो होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पोजिशनल इंडेक्सिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि लेबल इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो लेबल इंडेक्सिंग में लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड नहीं होती है, लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड होती है, याद रखना। बाकी पोजिशनल इंडेक्स में लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है, एक्सक्लूड हो जाती है। क्लियर हुई मेरी बात अच्छे से। तो यहाँ पे जब आपने लिखा यूएस कॉलन लगा के फ्रांस, मतलब आपको एक्सेस करना है यूएसएस से लेकर फ्रांस तक की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्योंकि एक पोजिशनल इंडेक्स नहीं है, लेबल इंडेक्स है, तो आपको यूएसए से लेकर फ्रांस तक की पूरी वैल्यू रिटर्न होगी। तो देखो यूएसए, वॉशिंगटन, फ्रांस, पेरिस, बाकी यूके, लंदन बीच में है। तो ये तीनों वैल्यूज आपको यहाँ पे विजिबल हुई जब आप लेबल्ड इंडेक्स देते हो। जब आप पोजिशनल इंडेक्स देते हो तो लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। नाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। अब सीरीज के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं ये ध्यान से समझो। तो बेटा एट्रीब्यूट्स मतलब सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो सपोज हमने यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट कर लिया, सीरीज कैप कंट्री नाम से, इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, ये इसके पर्टिकुलरली इंडेक्सेस है, उसके अकॉर्डिंग ये इसकी वैल्यूज है, वही जो अभी तक हमने देखा। अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे नेम एट्रीब्यूट की मैं बात करूँ तो नेम क्या करता है, असाइन ए नेम टू अ सीरीज। सीरीज को यदि आपको कोई नया नाम देना है तो आपको नया नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो सीरीज कैप कंट्री हमने नाम ले लिया सीरीज का, मतलब सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया। डॉट लगा के आपको उसके एट्रीब्यूट को यूज करना है। याद रखना सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट लगा के, जो भी सीरीज ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है डॉट लगा के उसके एट्रीब्यूट का नाम लिखना होगा, जो भी एट्रीब्यूट आप यूज करना चाहते हो। और इसमें कोई वैल्यू सेट करना है तो इज इक्वल्स टू लगा के आप इसकी वैल्यू को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। दिस इज होल सिंटेक्स अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट लगा के नेम लिखा है, और जो नाम आपको बदलना है वो बदल के नाम आप यहाँ दे सकते हो, जैसे हमने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो अब सीरीज का नाम बदल जाएगा
क्या नाम हो जाएगा, सीरीज का नाम बदल के कैपिटल्स हो जाएगा। तो देखो आपको नीचे नेम में कैपिटल्स दिखेगा, ठीक है, तो आप सीरीज का नाम बदल सकते हो। अगला देखो इंडेक्स नेम, क्या कर सकते हो आप यहाँ पे सीरीज का इंडेक्स का नाम भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको इंडेक्स नाम असाइन करना है तो वो भी ईजी है। तो आपको करना क्या होगा, वही सीरीज के ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट लगा के इंडेक्स डॉट नेम प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्या करना है, इंडेक्स डॉट नेम प्रॉपर्टी, और इसमें आपको नाम दे देना है इंडेक्स का नाम। तो सपोज इंडेक्स का नाम हमने दे दिया कंट्री, तो कैपिटल हो गया किसका नाम, सीरीज का नाम, और कंट्री किसका नाम हो गया, कंट्री हो गया किसका नाम, कंट्री हो गया इंडेक्स का नाम। और जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो जाने वाला है। तो ध्यान रखना, इंडेक्स डॉट नेम इंडेक्स का नाम बदलता है, नेम ओनली सीरीज का नाम सेट करता है। ओके, एट्रीब्यूट दिया हुआ है अब वैल्यूज, यदि आपको सिर्फ वैल्यूज एक्सेस करनी है, सीरीज की सिर्फ वैल्यूज एक्सेस करनी है, तो आप लिखोगे प्रिंट में सीरीज का नाम डॉट लगा के वैल्यूज। तो वैल्यूज एट्रीब्यूट क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू रिटर्न करेगा विदाउट इंडेक्स, ठीक है। यदि आपको साइज एक्सेस करना है कि सीरीज का साइज कितना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सीरीज में, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे प्रिंट में सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा के साइज। तो 2, 3, 4, 10, 15 जितने सीरीज में एलिमेंट होंगे वो काउंट करके आपको ओवरऑल दे देगा। तो जैसे अभी हमारी सीरीज में 4 एलिमेंट है तो उसने 4 काउंट करके दिया। यदि आप चेक करना चाहते हो कि आपकी सीरीज में वैल्यूज है या नहीं है, या सीरीज खाली है या भरी हुई है, सीरीज में कुछ वैल्यूज है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, एम्प्टी एट्रीब्यूट का। तो प्रिंट ट्रू इफ सीरीज इज एम्प्टी अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखते हो सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा के एम्प्टी, यदि एम्प्टी होती है तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, और नहीं होती है तो ये आपको रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो जैसे अभी हमारी जो सीरीज में 4 वैल्यूज है, एम्प्टी तो नहीं है ना, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। बात समझ में आई। सपोज हमने यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट कर ली सीरीज EMPT नाम से, और PD डॉट सीरीज को एक्सेस कर रहे हो, और अब यदि आप एम्प्टी फंक्शन चला रहे हो तो देखो क्या रिटर्न हो रहा है, ट्रू रिटर्न हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो यदि सीरीज खाली होती है, उसमें कोई वैल्यू नहीं होता है, तो एम्प्टी एट्रीब्यूट रिटर्न्स ट्रू एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। क्लियर। नाउ मैथड्स ऑफ सीरीज, अब देखो सीरीज की कुछ मैथड्स भी होती हैं। यदि मैथड्स की बात करूँ तो मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शंस की, ठीक है, और ये डिफाइन करता है कैसे कि इसके आगे लगा होता है पैरेंथेसिस। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे सीरीज के मेथड्स यदि यूज़ करना है, सीरीज के फंक्शन से यदि यूज़ करना है, तो उसके लिए पहले आपके पास सीरीज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने सीरीज 1020 नाम से एक सीरीज क्रिएट करा है, जिसमें हमने अरेंज फंक्शन का यूज़ करा है, ठीक है, नंपाई अरे का। अरेंज फंक्शन से आप यहाँ पे डायरेक्टली एक लॉन्ग सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। तो 10 से लेकर 20 तक आपको सीरीज करना है और एक एक नंबर से आगे बढ़ाना है। तो यहाँ देखो 10, 11, 12, 30 टिल 19 तक आपकी सीरीज क्रिएट हो चुकी है। लास्ट नंबर अरेंज फंक्शन में एक्सक्लूड होता है, याद रखना, ठीक है। जैसे कि आपके पोजिशनल इंडेक्स में लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है, बिल्कुल वैसी अरेंज फंक्शन में भी लास्ट नंबर जो होता है नंपाई अरे का वो एक्सक्लूड होता है। और 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो जाती है, तो बेसिकली देखा जाए तो 9 तक आपकी इंडेक्सिंग यहाँ पर चलेगी। तो इस तरीके से हमने एक सीरीज क्रिएट कर लिया। अब इसमें अप्लाई करेंगे कुछ मेथड्स। पहली मेथड दी हुई है हेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, हर साल पेपर में आती है, ध्यान से समझना। सो इट रिटर्न्स द फर्स्ट n मेंबर्स ऑफ द सीरीज इफ द वैल्यू फॉर n इज पास्ड, then by default n takes 5 and the first 5 members are display. Means what कि head function क्या करता है, सीरीज के स्टार्टिंग से कुछ वैल्यूज आपको रिटर्न करता है। समझ में आ रही है बात। जैसे सपोज हमने यहाँ पे 1020 नाम की जो सीरीज बनाई है उसमें लिखा है head of 2, मतलब हेड फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, 2 एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो। तो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट मतलब 0 और 1 लोकेशन पे जो एलिमेंट होंगे वो आपको सीरीज के रिटर्न होंगे। सपोज आपने यहाँ पे लिखा विदाउट एनी पैरामीटर हेड फंक्शन, मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे इस तरीके से हेड फंक्शन का यूज कर रहे हो। तो अब आप देखोगे यहाँ पर डिफॉल्ट बिना पैरामीटर के जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो तो स्टार्टिंग के टॉप से 5 एलिमेंट आपको मिलते हैं सीरीज के। तो यहाँ पे आप देखो आपने लिखा है हेड फंक्शन, तो आप देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 मतलब कुल मिला के 0 से लेकर 5 तक के 5 वैल्यूज आपको यहाँ पे शो हो रही है इंडेक्स के साथ। तो अच्छे से समझ में आ गया हेड फंक्शन क्या करता है। हेड फंक्शन में यहाँ n नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप पास करते हो, जितने एलिमेंट आपको एक्सेस करने हैं, और यदि n को पास नहीं करते हो तो डिफॉल्ट ये 5 वैल्यूज रिटर्न करता है। जस्ट इसको अपोजिट होता है टेल फंक्शन। टेल आपको सीरीज के लास्ट से पैरामीटर्स रिटर्न करके देता है। क्लियर हुआ। इट रिटर्न्स द लास्ट n नंबर्स ऑफ द सीरीज, सीरीज के n नंबर्स लास्ट से रिटर्न करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सीरीज 1020 डॉट टेल ऑफ 2, तो जब आपने इस तरीके से फंक्शन लिखा टेल ऑफ 2 मीन्स व्हाट कि ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, अब सीरीज के लास्ट से 2 वैल्यूज आपको रिटर्न करेगा। तो सीरीज के लास्ट में क्या था, 0 to 9 नंबर्स थे, है ना, और 10 से लेकर 19 थे। तो यहाँ पे देखो लास्ट के 8 और 9 नंबर रिटर्न कर दिए 19 और 18 के साथ में। अब यदि आप विदाउट पैरामीटर इसको यूज़ करते हो, बिना पैरामीटर के, तो ये लास्ट से 5 नंबर रिटर्न करेगा। डिफॉल्ट ये आपको कोई भी 5 वैल्यूज़ ही रिटर्न करता है। जैसे हेड स्टार्टिंग से 5 वैल्यू रिटर्न करता है, टेल एंडिंग से 5 वैल्यूज़ रिटर्न करता है। तो टेल फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया, 9, 8, 7, 6, 5 और वहीं 15, 16, 17, 18, 19 ये 5 वैल्यू इसने लास्ट से आपको रिटर्न किया।
दोनों फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए, हेड और टेल दोनों आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। काउंट फंक्शन क्या करता है, सीरीज में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है वो काउंट करके देता है। तो काउंट फंक्शन को जब आपने इस तरीके से लिखा सीरीज 1020 डॉट काउंट फंक्शन, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सीरीज में वो बेसिकली काउंट करके देगा। तो 10 एलिमेंट थे, सो इट रिटर्न्स व्हाट, इट रिटर्न्स 10। क्लियर, आगे बात समझ में। तो 3 मेथड्स हमने यहाँ पे सीरीज की देखी जो इंपॉर्टेंट है, जो आती है एग्जाम में। आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम सीरीज पे परफॉर्म कर सकते हैं। यदि मैथमेटिकल ऑपरेशन कहें तो प्लस माइनस इनटू डिवीजन, है ना, तो प्लस माइनस इनटू डिवीजन जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम सीरीज पे परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये कब परफॉर्म होते हैं, कैसे परफॉर्म होते हैं, बाय देयर इंडेक्स वैल्यूज। मतलब बिना इंडेक्स के तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, सीरीज से वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते हो, है ना। वहीं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने तो वो भी हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जहाँ पे मिसिंग वैल्यू होती है तो वो नन वैल्यू से डिफॉल्ट फिल हो जाती है। नन वैल्यू मतलब नॉट अवेलेबल वैल्यू, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जहाँ पे वैल्यूज नहीं होगी वहाँ पे नन से डिफॉल्ट असाइन हो जाएगा। अब यदि हम सीरीज को ऐड करने की बात करें, मतलब 2 सीरीज को यदि आपको ऐड करना है, प्लस करवाना है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना होगा, basically the detailed values are that were matched while performing the addition. Note here that the output of the addition is none if one of the element or both elements have no value. मतलब बात समझ में आई, यदि दोनों के इंडेक्सेस मैच नहीं करते या दोनों की जगह पर इंडेक्स की जगह पर वैल्यू नहीं है तो ये क्या असाइन कर देता है, एडिशन की जगह नन वैल्यू असाइन करता है। कैसे, ध्यान से समझो। सीरीज ए और सीरीज बी, 2 सीरीज हमारे पास में है, दोनों सीरीज का जो डेटा है बेसिकली उसको हमें ऐड करवाना है, ठीक है। तो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स देखो, इंडेक्स दिया हुआ है ए से लेकर जेड तक। इंडेक्स क्या दिया हुआ है, ए से लेकर जेड तक, ठीक है। तो ये ए से लेकर जेड तक इंडेक्स हो गया। वैल्यू ऑफ सीरीज ए, सीरीज ए की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5, और वैल्यू ऑफ सीरीज बी की वैल्यू जो है -10 -50 100 210। अब आप देखो यहाँ पे 2 इंडेक्स पे सीरीज बी में कोई भी वैल्यू नहीं है और वाई और जेड इंडेक्स पे सीरीज ए में कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यूज ब्लैंक है। तो इसका एडिशन कैसे होगा, तो जब आप सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 करते हो, मतलब सीरीज ए प्लस सीरीज बी, 2 सीरीज को आपने क्या करा, प्लस ऑपरेटर से, ये प्लस ऑपरेटर है, इससे जब आपने सीरीज को ऐड किया तो ये क्या करेगा, दोनों सीरीज को ऐड करके -9.0, यहाँ तो वैल्यू है तो ऐड कर दिया। अब यहाँ 2 है और यहाँ नन वैल्यू है तो नन वैल्यू रिटर्न करेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जब नन वैल्यूज होती हैं किसी एक कॉलम में तो वो नन वैल्यूज ही रिटर्न करता है, कोई एडिशन नहीं होता है यहाँ पे। 3 -50 तो -47.0 आया और डिफ़ॉल्ट आपको डेसिमल में आंसर देता है। 4 प्लस यहाँ कुछ नहीं, मतलब नन वैल्यूज है तो नन रिटर्न किया। 5 + 100 105 हुआ, यहाँ दोनों जगह नन वैल्यूज हैं और 20 और 10 को प्लस कराओगे तो नन रिटर्न करेगा। तो बात समझ में आ गई कि एडिशन क्या करता है, किसी भी 2 सीरीज में से एक सीरीज की वैल्यू नहीं होती है तो वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, नन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझ में आ गया। चलो, द सेकेंड वैल्यू मेथड इज अप्लाइड व्हेन डू नॉट वांट टू नन वैल्यूज। अब आप चाहते हो कि भाई एडिशन के बाद में ये नन वैल्यूज ना मिले, इसकी जगह हमें कुछ ना कुछ आंसर मिले, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर ऐड मेथड का यूज़ करते हो। ऐड मेथड इज यूज्ड हियर। ऐड मेथड कैसे करना है, पहली सीरीज का नाम लगाना है, डॉट लगा के ऐड मेथड में दूसरी सीरीज को पास कर देना है। पहली सीरीज जिसको आपको ऐड करवाना है, ऐड फंक्शन में जिससे ऐड करवाना है दूसरी सीरीज को यहाँ पे पास कर दो, तो ऐड मेथड से ये दोनों सीरीज का एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे नन वैल्यूज नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा मैम, तो यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली किसी वैल्यू को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखोगे नन वैल्यू की जगह पे वो वैल्यू आ जाने वाली है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एडिशन होता है। तो आपको क्या लिखना है, सीरीज 1 माइनस सीरीज बी। तो जब 2 सीरीज को, जो सीरीज अभी हमने देखी यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, ये सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है, इनको यदि माइनस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 11.0 नन वैल्यू, 53.0 नन वैल्यू, ये आपको आंसर मिलेगा। 3 से 4 जगह पर वैल्यूज नहीं थी तो नन वैल्यूज रिटर्न किया। अगेन आपको नन वैल्यूज को किसी एक्सप्लिसिट वैल्यू से फिल करवाना है तो हम यहाँ पे सब फंक्शन का यूज़ करेंगे, सब फॉर सब्ट्रैक्शन। याद रखना, ऐड फंक्शन इज यूज फॉर एडिशन। कैसे करोगे, सीरीज 1 जिसको सब्ट्रैक्ट करवाना है सीरीज बी से पास कर दिया। अब जिस वैल्यू से आपको फिल करवाना है, नन वैल्यू को जिस वैल्यू से फिल करवाना है, 1000 से फिल करवाना है तो हमने फिल वैल्यू 1000 लिख दी। ओके, तो अब जो आंसर आया देखो 1000, नन वैल्यू की जगह 1000 में से माइनस होकर आंसर आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे पहले नन वैल्यूज थी, यदि मैं आपको बताऊँ आउटपुट तो देखो ये नन वैल्यूज दिख रही है आपको 3 जगह। अब जब आपने क्या करा, यहाँ पे फिल वैल्यू 1000 लिखा तो बेसिकली वो जो नन वैल्यूज की जगह पर खाली जो जगह थी वो 100 से 1000 से फिल हो गई। अब 1000 में से माइनस करके नन वैल्यूज की जगह पर आपको आउटपुट रिटर्न हो रहा है। क्लियर हो रही है बात अच्छे से।
चलो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल होता है, दोनों सीरीज की वैल्यू को ये मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। तो जहाँ नन वैल्यूज होती है वहाँ ये आपको नन वैल्यू ही रिटर्न करता है। क्लियर। तो नन वैल्यूज को यदि रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई में डॉट मल फंक्शन का यूज करते हैं, एडिशन में डॉट ऐड फंक्शन का यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन में डॉट सम फंक्शन का यूज करते हैं। जहां पे आप फिल वैल्यू पैरामीटर की मदद से क्या कर सकते हो, किसी वैल्यू को किसी नंबर से फिल करवा सकते हो। जैसे अब हम मल फंक्शन में यूज कर रहे हैं, 0 से फिल हो जाए, तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 0 ही आने वाला है। देखो बाकी सारे नंबर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। क्लियर। ऐसे ही डिवीजन भी होता है, तो सीरीज ए डिवाइड सीरीज बी, तो यहाँ नन वैल्यूज मिलेगी, ये नन वैल्यूज दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दो सीरीज को डिवाइड भी कर सकते हैं और ये आउटपुट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डेटा फ्रेम। अब भाई डेटा फ्रेम क्या होता है, तो देखो सीरीज 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। मतलब कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे टेबुलर डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है। तो जब आप चाहते हो क्या, जब आप चाहते हो कि आपको मल्टीपल कॉलम्स मिल जाए, मल्टीपल रोज मिल जाए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डेटा फ्रेम, पैनल डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको रिजल्ट देखना है क्लास का, रेस्टोरेंट का मेन्यू देखना है, रिजर्वेशन चार्ट देखना है ट्रेन का, तो ये सब 2D अरे में ही होता है, मतलब कि तो ये सब 2 डायमेंशनल में ही होता है। मतलब इस तरीके से उसमें रो और कॉलम में वैल्यूज आपको दिखती है। तो फॉर दिस पर्पस पेंडास में हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम होता क्या है, ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल ऑफ माइस्क्यूएल। जैसे माइस्क्यूएल में टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें रो कॉलम होते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इट कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स, देयरफॉर हैज बोथ अ रो एंड कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पे रो और कॉलम दो चीजें होती है, तो रो और कॉलम इंडेक्स दोनों होते हैं। सीरीज में एक ही जो होते हैं, ये सीरीज होती है, एक ही 1 डायमेंशनल होता है तो एक इंडेक्स होता है, लेकिन यहाँ पे डेटा फ्रेम में क्या होते हैं, 2 इंडेक्सेस होती है, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम दोनों होता है जैसे डेटाबेस में होता है। तो यदि मैं इस टेबल की बात करूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये रो इंडेक्सेस हो गए और ये कॉलम इंडेक्सेस हो गए। एक्चुअल में जो आपका डेटा है डेटा फ्रेम का ये है, आसाम, दिल्ली, केरला, जियोग्राफिकल एरिया की ये रेंज है, डेंस एरिया की ये रेंज है, 1 2 3 रो इंडेक्सेस है, और स्टेट जियोग्राफिकल एरिया, अंडर एरिया, वेरी डेंस, ये बेसिकली क्या है आपका कॉलम इंडेक्सेस हो गए, ठीक है। नाउ देयर आर नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, जैसे हमने सीरीज क्रिएट किया था एम्प्टी सीरीज, वैसे नंपाई एनडी अरे का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट सीरीज की मदद से, एंड डिक्शनरी ऑफ सीरीज की मदद से। तो टोटल यहाँ पर आप 6 तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। अब 1 बाय 1 जरा इनके बारे में जानते हैं। यदि आपको एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो कुछ नहीं करना है, पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको सीरीज की जगह पर जो फंक्शन यूज करना होगा वो होगा डेटा फ्रेम। तो सीरीज में एस कैपिटल होता है, इस चीज का ध्यान रखना। डेटा फ्रेम में डी और एफ कैपिटल होता है, डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम फंक्शन में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो डी फ्रेम ईएमटी नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल कर लिया, जिसमें कोई भी वैल्यू हमने पास नहीं की है, और फिर आप इसको प्रिंट करवा रहे हो, तो ये आपकी एम्प्टी डेटा फ्रेम आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं नंपाई एरे से कैसे क्रिएट करना है। तो आप क्योंकि यहाँ पर हम रो और कॉलम में क्रिएट करेंगे वैल्यूज को, तो उसके लिए आपको एक से ज़्यादा नंपाई एरे को यहाँ पास करना होगा। तो सपोज नंपाई एरे को हमने इंपोर्ट करा, एक एनपी डॉट एरे फंक्शन एरे 1 में वैल्यूज को स्टोर करवाया, एनपी डॉट एरे फंक्शन से एरे 2 में वैल्यूज को स्टोर करवाया। वैल्यू क्या है, 10 20 30 100 200 300। एक और एरे ले ली, एरे नाम की 3 नाम की एरे, जिसमें -10 -20 -30 असाइन करवाया है। तो 3 एरेज आपके पास में है। अब यदि आप डेटा फ्रेम में एरे 1 को एक्सेस करते हो तो इस तरीके से आपको वैल्यू शो होगी। यदि आप यहाँ पे डेटा फ्रेम में बेसिकली यहाँ पे एरे 2 एरे 3 को एक्सेस करोगे तो ये बेसिकली इस तरीके से आपको डेटा वैल्यू शो होगी, ठीक है। 0 1 2 और 3 ये तो आपकी वैल्यूज हो जाएंगी, और यहाँ पे डेटा फ्रेम 1 की वैल्यू आएगी, डेटा फ्रेम 2 की वैल्यू आएगी, डेटा फ्रेम 3 की वैल्यू आएगी। जो आपने यहाँ पे ये वैल्यूज देखी 10 20 30 100 200 300 -10 -20 -30, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि आप डेटा फ्रेम में किसको प्रिंट करवा रहे हो। एरे 1 प्रिंट करवा रहे हो तो एरे 1 शो होगा, क्लियर। और जब आप नॉर्मल डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाओगे तो आपको पूरी डेटा फ्रेम दिखेगी। अब यदि आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, बहुत ध्यान से समझना, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मतलब कि डिक्शनरी की लिस्ट बना रहे हो आप पहले, और फिर उस लिस्ट को डेटा फ्रेम में पास कर रहे हो कि हम डिक्शनरी की लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को डेटा फ्रेम में पास करेंगे। तो डिक्ट 1 नाम से एक डिक्शनरी बनाई, डिक्ट 2 नाम से दूसरी डिक्शनरी बनाई, जिसमें आपने क्या देखा है, 1 की वैल्यू है, 10 उसकी वैल्यू है, बी की है और 20 उसकी वैल्यू है। कुल मिला के इस तरीके से आप देख रहे हो कि पहली डिक्शनरी बन रही है A10 B20 की, दूसरी डिक्शनरी बन रही है ABC
5, 10 और 20 की, और लिस्ट, फिर इसके बाद आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें आप इन दोनों डिक्शनरी को पास कर देते हो, dict1 dict2 को, एंड फाइनली इस लिस्ट को हम यहाँ पर pd.dataframe फंक्शन में पास कर देते हैं। तो अब इस लिस्ट से क्या होगा, इस तरीके से एक एरे क्रिएट हो जाएगा, 2 डायमेंशनल एरे, जब आप इसको प्रिंट करवाओगे डी फ्रेम में, डेटा फ्रेम के थ्रू। तो ठीक है, तो बेटा यहाँ पे डेटा फ्रेम फंक्शन कैसे यूज़ कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट आपको पहले लिखना होगा, फिर आप इसको एक्सेस कर पाओगे। वैसे ये कुछ भी तरीके से अरेंज्ड है, बट इसका सही फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है कैसे होगा। 0, 1 इंडेक्सेस हो गए, ABC जो आपकी वैल्यूज़ है वो, बस इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ अरेंज हो जाएगी। तो ये एक टेबुलर फॉर्मेट में आ गया। तो ये अभी हमने देखा क्या, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की, 2 डिक्शनरी थी, उसकी लिस्ट क्रिएट करी, उस लिस्ट को पास किया डेटा फ्रेम में। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि लिस्ट से कैसे डिक्शनरी को आपको क्रिएट करना होता है। तो डेटा फ्रेम कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है जिसमें कीज क्या है, डिक्शनरी की कीज क्या है, स्टेट, और उसी के साथ में वैल्यूज है आपकी जियोग्राफिकल एरिया एंड वेरी डेंस फॉरेस्ट। ओके, और इनकी कुछ वैल्यूज हमने एंटर किया। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, यहाँ देखो एक डिक्शनरी क्रिएट किया जिसमें स्टेट, जियोग्राफिकल एरिया, वेरी डेंस फॉरेस्ट। ओके, ये 3 कीज हैं, और कीज के अंदर आपने क्या किया है, फिर जो वैल्यूज है उन वैल्यूज में आपने लिस्ट बना दी। तो ये हो गया आपका डिक्शनरी के अंदर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। बात समझ में आई? तो तीनों कीज के लिए हमने यहाँ पर 1, 2, 3 3 लिस्ट क्रिएट कर ली, और फाइनली इस डिक्शनरी को फिर डेटा फ्रेम में पास कर दिया डिक फॉरेस्ट नाम से। आई बात समझ में? फिर जैसे ही आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पर डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के थ्रू क्या कर दिया है, एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। तो ये हो गए आपके रो इंडेक्सेस जो कि डिफॉल्ट अटैच में, और जितनी कीज थी वो बन गई कॉलम इंडेक्सेस, और जो लिस्ट में आपने वैल्यूज दी थी वो बन चुकी है यहाँ पे डेटा फ्रेम की वैल्यूज। ओके ना, इसी तरीके से आप क्या क्रिएट कर सकते हो, सीरीज से भी डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। तो भाई सीरीज से कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है, बहुत आसान है। सीरीज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिया, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, pd.series फंक्शन में आपने जो पास की वो वैल्यूज पास कर दी, और उसके बाद आपने इंडेक्स में कुछ इंडेक्स पास कर दिया। तो ये आपकी सीरीज ए होगी। तो कुछ इस तरीके से A B C D E करके आपके सीरीज के इंडेक्सेस हो गए, और यहाँ पे जो है उसकी वैल्यूज क्रिएट हो गई। तो ये सीरीज ए की बात हुई। फिर हमने सीरीज बी बनाया जिसमें सीरीज फंक्शन में फिर कुछ वैल्यूज दे दी, और उसके इंडेक्स वैल्यूज सेम दे दिए A B C D E। तो यहाँ पे ये सीरीज बी की वैल्यू हो गई लाइक 1000, 2000, -1000 ऐसे। अब सीरीज सी यहाँ पे क्रिएट किया, सीरीज सी में आपने फिर कुछ डेटा वैल्यूज दे दी, 10, 20, -10, -50, 100, और यहाँ पे जो आपने इंडेक्सेस दिए, अब इंडेक्सेस यहाँ पे बदल दिए लाइक ACE, और उसके बाद Z और Y। तो Z और Y भी क्रिएट हो जाने वाला है। ACE पे वैल्यूज आ जाएगी 10, 20, B की वैल्यू नहीं है ना इंडेक्स की, तो यहाँ असाइन हो जाएगा नन वैल्यू। तो ध्यान रखना, जहाँ पे वैल्यूज नहीं होगी वहाँ पे नन वैल्यूज असाइन होगा, और इस तरीके से एक जो है डेटा फ्रेम यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो बस अब आपको डेटा फ्रेम में इन सीरीज को कॉल कर लेना है। तो डेटा फ्रेम फंक्शन में हमने सीरीज ए पास किया, तो इस तरीके से आपको डेटा फ्रेम विजिबल हो रही है। और यदि पूरी डेटा फ्रेम एक्सेस करोगे तो जैसे मैंने अभी बताया वैसे आपको कंप्लीट डेटा फ्रेम अलग अलग सीरीज के डेटा वैल्यूज के साथ शो हो जाएगी। नाउ कम टू द क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। मतलब अब आपको क्या करना है, इन सीरीज को डिक्शनरी में पास कर देना है। बात समझ में आई? तो बेसिकली इसको कैसे क्रिएट करोगे, डिक्शनरी ऑफ सीरीज कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम डिक्शनरी ऑफ सीरीज का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक रिजल्ट शीट बनानी है जिसमें 5 स्टूडेंट है और उनके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो देखो कैसे हम क्रिएट करने वाले हैं, ध्यान से समझना। हमने क्या किया, रिजल्ट शीट नाम की एक डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर हमने कुछ कीज क्रिएट कर दी लाइक अर्नब, रमित, समृद्धि, रिया और मलिका। ये जो कीज है स्टूडेंट के नेम हो गए। अब जो वैल्यूज आप देने वाले हो उस वैल्यू में आपने क्रिएट कर लिया सीरीज फंक्शन, और उसमें फिर आपने क्या दिए हुए स्टूडेंट्स के मार्क्स जो कि वैल्यू बन गए हैं सीरीज की, और इंडेक्सेस दे दिए स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अर्नब, रमित, समृद्धि, रिया, मलिका ये तो बन जाएंगे आपके कॉलम के इंडेक्सेस, और रो के इंडेक्सेस आपके हो जाएंगे मैथ, हिंदी, साइंस, और ये जो आप यहाँ वैल्यूज दे रहे हो सीरीज में ये बन जाएगी इनके वैल्यूज। आई बात समझ में? तो आपने क्या करा, इस रिजल्ट डेटा शीट को जो डिक्शनरी थी जो कि सीरीज से क्रिएट की हुई है उसको डेटा फ्रेम फंक्शन में कॉल कर लिया, और जैसे ही प्रिंट करवाओगे तो कुछ इस तरीके से डेटा फ्रेम आपके सामने रेडी हो जाएगी। ओके बात समझ में आ गई? दिस ऑल आर दी सीरीज इंडेक्सेस एंड दिस ऑल आर दी डिक्शनरी की वैल्यूज जो कि कॉलम इंडेक्सेस बने हुए हैं, और ये सीरीज के डेटा वैल्यूज हैं। ओके बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में आप कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो जैसे हम सीरीज में परफॉर्म करते हैं। जैसे सीरीज में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखा, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ आप रो कॉलम को ऐड कर सकते हो, रो कॉलम को डिलीट कर सकते हो, उनको रीनेम भी कर सकते हो। तो कुछ ये ऑपरेशंस अब हम देखने वाले हैं। सपोज आपको नया कॉलम ऐड करना है, तो नया कॉलम ऐड करने के लिए बहुत सिंपल सी मेथड है। जैसे लिस्ट में आप नया एलिमेंट ऐड करते हो बिल्कुल वैसे ही डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको बस
कॉलम इंडेक्स लिखना है जिस कॉलम की वैल्यू आपको ऐड करनी है, और इज इक्वल्स टू लगा के वही स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू लिख देनी है। तो हमने यहाँ पर प्रीति नाम का एक नया कॉलम ऐड किया जिसकी वैल्यूज आपने इस तरीके से डेटा फ्रेम के साथ में ऐड कर दी। ठीक है, यदि नहीं रो ऐड करना है तो रो ऐड करने के लिए आपको डॉट एलओसी मेथड का यूज करना होगा। डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, डॉट लगाकर एलओसी मेथड लिखना है, और जिस रो इंडेक्स को यहाँ स्पेसिफाई करोगे इज इक्वल्स टू लगा के उस रो इंडेक्स की वैल्यू लिख पाओगे। ठीक है, तो सपोज हमें इंग्लिश के मार्क्स को ऐड करना है तो इंग्लिश हमने यहाँ पे लिखा डॉट एलओसी लगाकर, ये हो गई आपकी इंडेक्स वैल्यू, और उसी के साथ में आपने जो वैल्यूज ऐड करनी है वो आपने यहाँ वैल्यूज लिख दी। तो वो वैल्यूज एज इट इज यहाँ पर एक नई रो के फॉर्मेट में ऐड हो गई है। तो रो कैसे ऐड करना है, कॉलम कैसे ऐड करना है, समझ गए। वहीं यदि आपको रो और कॉलम को डिलीट करना है तो भाई ड्रॉप मेथड यूज होती है। क्या करते हो आप, डेटा फ्रेम का नाम लिखते हो और डॉट लगा के ड्रॉप मेथड यूज कर लेते हो। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है कि क्या डिलीट करना चाहते हो, रो डिलीट करना चाहते हो या कॉलम। तो जब आप रो डिलीट करना चाहते हो तो एक पैरामीटर होता है एक्सेस पैरामीटर जिसकी वैल्यू 0 सेट करनी होती है। मतलब एक्सेस इक्वल्स टू 0 लिखोगे तो रो डिलीट हो जाएगी, एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखोगे तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये बस आपको ध्यान रखना है। तो ड्रॉप फंक्शन में हमें एक्सेस पैरामीटर का यूज करना है। अब जिस भी कॉलम जिस भी रो को डिलीट करना है तो आपको उसका नाम लिखना होगा। सपोज मैंने लिखा डेटा फ्रेम का नाम डॉट ड्रॉप मेथड और इसमें लिखा मैंने साइंस वाले पर्टिकुलर रो को हम डिलीट कर रहे हैं, और रो डिलीट होगी कैसे पता चल रहा है, एक्सेस इक्वल्स टू 0 पैरामीटर सेट किया तो यहाँ से साइंस वाला जो रो था वो डिलीट हो चुका है। अब यदि आपको कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा जस्ट सिंपल एक्सेस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। बात समझ में आई। सपोज इस कॉलम को डिलीट करना है तो आपने लिखा प्रीति एक्सेस इक्वल्स टू 1 तो ये कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। नाउ रीनेमिंग अ रो लेबल और फॉर डेटा फ्रेम, यदि आपको रीनेम करना है रो और कॉलम लेबल को तो रीनेम करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं वो होती है रीनेम मेथड। अगेन आपको किसे रीनेम करना है, रो को या कॉलम को। तो रो को रीनेम करना है तो आपको एक्सेस की वैल्यू इंडेक्स सेट करनी होगी। जैसे कि पहले हमने ड्रॉप में एक्सेस की वैल्यू 0 सेट की तो अब यहाँ 0 नहीं, यहाँ एक्सेस की वैल्यू इंडेक्स सेट करनी होगी रीनेम में। ड्रॉप फंक्शन में आपको 0 और 1 सेट करनी होगी, इस चीज का ध्यान रखना। कॉलम रीनेम करना है तो आपको यहाँ पे एक्सेस की वैल्यू क्या सेट करनी होगी, एक्सेस की वैल्यू कॉलम सेट करनी होगी। बात समझ में आ गई। कैसे, यहाँ देखो। सपोज कि हमें क्या बदलना है, सपोज कि हमें रीनेम करना है किसको, हमें रीनेम करना है जो कि सब्जेक्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं उन्हें। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज नहीं होगा। मैथ वाले को आपको बदलना है सब्जेक्ट 1 से, साइंस को बदलना है सब्जेक्ट 2 से, इंग्लिश को बदलना है सब्जेक्ट 3 से। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो अब आप देखो यहाँ पर डिक्शनरी का यूज किया जा रहा है, की वैल्यू पेयर का यूज किया जा रहा है रीनेम करने के लिए। तो की लिखा, आपने कॉलन लगाया और जो वैल्यू आपको बदलनी है वो लिखा। जैसे कि आपने मैथ को बदलना है किससे, मैथ को बदलना है सब्जेक्ट 1 से, कॉमा लगा के इसी तरीके से आपने सारा मेंशन कर दिया। अब रो के इंडेक्सेस है इसलिए एक्सेस इक्वल्स टू इंडेक्स पैरामीटर का यूज किया हुआ है। प्रिंट करवा लिया तो यहाँ पे मैथ साइंस हिंदी की जगह क्या दिख रहा है आपको, आप सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3। कॉलम इंडेक्सेस को बदलना है तो एक्सेस की जगह पर क्या लिख दोगे, कॉलम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉलम को भी बदला हुआ है। तो कॉलम को बदलने के लिए वही रीनेम मेथड और ये डिक्शनरी का यूज कर लिया, और डिक्शनरी के अंदर आपने अर्नब स्टूडेंट 1, रामित स्टूडेंट 2, समृद्धि स्टूडेंट 3। तो अब स्टूडेंट के नाम किससे, स्टूडेंट 1 2 3 से रिप्लेस हो जाएंगे। और एक्सेस की वैल्यू क्या दे दी हमने, कॉलम्स। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 नाम आ गए। जो अर्नब, रमित, समृद्धि नाम थे स्टूडेंट के, वो स्टूडेंट 1 2 3 से क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, रीनेम हो गए। ठीक है, तो रीनेम भी समझ में आया। नाउ हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से यदि आपको एलिमेंट एक्सेस करना होता है तो कैसे एक्सेस करते हो, तो बेटा इसके लिए यहाँ पर हम 2 इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। वन इज लेबल इंडेक्सिंग या अदर इज बूलियन इंडेक्सिंग। सीरीज में जो इंडेक्सिंग यूज होती है वो लेबल और पोजिशनल होती है। डेटा फ्रेम में जो इंडेक्सिंग होती है वो लेबल और बूलियन होती है, ध्यान रखना। लेबल इंडेक्सिंग जिसमें आप लेबल को स्पेसिफाई करते हो, लेबल्स स्पेसिफाई करते समय जो एंड वैल्यू एक्सक्लूड नहीं होती है, लेकिन पोजिशनल इंडेक्स में एंड वैल्यू एक्सक्लूड होती है। लेबल स्पेसिफाई करने के लिए आपको यूज करना होगा डॉट एलओसी मैथड का। ठीक है, तो यहाँ सपोज हमें एक्सेस करना है किसको, ये हमारी डेटा फ्रेम है जो आपको देख रही है, तो हमें यहाँ पर एक्सेस करना है साइंस को सिर्फ। ठीक है, तो आपने लिखा डेटा फ्रेम का नाम डॉट एलओसी में जिस इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करना है वो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। तो साइंस के मार्क्स चाहिए, तो ये देखो इस तरीके से आपको साइंस के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स दिख रहे हैं, अर्नब, रमित, समृद्धि, रिया, मलिका के। बात समझ में आई। नाउ बूलियन इंडेक्सिंग क्या होता है, बूलियन इंडेक्सिंग आपको 2 वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली ट्रू रिप्रेजेंट करता है 1 को और जो फॉल्स है रिप्रेजेंट करता है 0 को। अब ये बूलियन इंडेक्सिंग होती कैसे है, तो इट स्टेट्स ओनली 2 वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज 1 एंड 0। इसको कैसे एक्सेस करोगे ध्यान से देखना। वही सेम डेटा फ्रेम हमारे पास है, तो वही लोक मेथड के थ्रू, डेटा फ्रेम का नाम डॉट लोक मेथड के थ्रू हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें मैथ्स की वैल्यूज को एक्सेस करना है। बट ट्रू फॉल्स कैसे एक्सेस करोगे कि जहां स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन 90 होंगे, जहां स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन 90 होंगे तो उनकी वैल्यूज आपको ट्रू और फॉल्स में मिल जाएगी। 90 से ग्रेटर हुए तो ट्रू, नहीं हुए तो फॉल्स। तो देखो
देखो मैथ्स वाले कॉलम की वैल्यू को आप एक्सेस कर रहे हो, अर्नब के मार्क्स 90 से ज़्यादा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हुआ, रमित के मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो ट्रू रिटर्न हो रहा है, ऐसे समृद्धि की वैल्यूज फॉल्स है, मलिका की वैल्यूज ट्रू है। तो इस तरीके से जो बुलियन इंडेक्सिंग होती है उसमें हम किसी भी कॉलम की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं विद ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। तो होपफुली आपको समझ में आया, बस इसके लिए आपको ऐसे कंडीशंस देनी होती है। दोनों में लॉक मेथड का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। और लॉक मेथड को यूज करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होते हैं, ना कि पैरेंथेसिस लगानी होती है, इस चीज का भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप स्लाइसिंग कैसे करते हैं, तो स्लाइसिंग मैंने बताया सीरीज में कि किसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपको एक्सेस करना है, एक रेंज में वैल्यूज को एक्सेस करना है। अब यहाँ तो मैं हम रो और कॉलम है, तो कैसे एक्सेस करोगे, तो यहाँ आप रो कॉलम के फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हो, सबसेट के फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हो। सपोज कि ये पूरी एक डेटा फ्रेम है, यहाँ से आप ये डेटा फ्रेम को एक्सेस करना चाहते हो, तो दिस इज ऑल अबाउट सबसेट ना। आई बात समझ में, तो ये हमारी डेटा फ्रेम है, वही सेम। अब यहाँ आपने एक्सेस करना है लोक मेथड के थ्रू ही मैथ कॉलन साइंस, मतलब आप मैथ से लेकर साइंस तक को एक्सेस करना चाहते हो, तो लास्ट वैल्यू यहाँ एक्सक्लूड नहीं होगी क्योंकि हम लेबल इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हैं। तो मैथ और साइंस दोनों स्टूडेंट की एक सब लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। तो ये पूरी डेटा फ्रेम है और यहाँ से आप इस डेटा फ्रेम को एक्सेस कर रहे हो रो कॉलम के फॉर्मेट में। क्लियर हुआ अच्छे से। अब बात करते हैं हम एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। तो बेटा डेटा फ्रेम के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे सीरीज के होते हैं। यदि आपको डेटा फ्रेम में से सिर्फ इंडेक्स को एक्सेस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप किस एट्रीब्यूट का यूज करते हो, वो होता है इंडेक्स। सपोज कि फॉरेस्ट एरिया नाम के डेटा फ्रेम में डॉट लगा के इंडेक्स को यूज करा, तो आप देखो आपको पूरे इंडेक्स दिख रहे हैं, जियोग्राफिकल एरिया, वेरी डेंस एरिया, मॉडरेट एरिया, ठीक है, सारे इंडेक्स आपको यहाँ विजिबल हो चुके हैं और इंडेक्स का डेटा टाइप क्या है वो भी विजिबल हो रहे हैं। यदि आपको सिर्फ डेटा फ्रेम से कॉलम्स को इंडेक्स को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे कॉलम्स लिखोगे तो ये कॉलम के लेबल्स आपको दे देगा। आपने यहाँ पे लिखा है डेटा फ्रेम का नाम डॉट कॉलम्स, तो जितने कॉलम के इंडेक्सेस है वो आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं, और इंडेक्स लिखोगे तो जितने रो के इंडेक्सेस है वो विजिबल होंगे। ध्यान रखना, रो के लिए डॉट इंडेक्स का एट्रीब्यूट का यूज करना, कॉलम इंडेक्स के लिए डॉट कॉलम्स एट्रीब्यूट का यूज करना। यदि आपको डेटा टाइप देखना है कि डेटा फ्रेम में कैसे डेटा टाइप में वैल्यूज स्टोर है, तो आप उसके लिए डॉट डी टाइप्स का यूज करोगे। तो डेटा फ्रेम के साथ हमने डॉट डी टाइप का यूज किया, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आसाम में इंटीजर 64 मतलब 64 बिट इंटीजर टाइप वैल्यू है। केरला वाले जो कॉलम है उसमें आपको इंटीजर 64 बिट वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेटा टाइप विजिबल होते हैं। नाउ यदि आपको वैल्यूज एक्सेस करनी है डेटा फ्रेम की, अभी तक तो इंडेक्स पे बात की, इंडेक्स कॉलम्स ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं। यदि आपको डेटा फ्रेम से वैल्यू एक्सेस करनी है तो वैल्यूज नाम के एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, तो आपको सारी वैल्यूज लिस्ट के फॉर्मेट में विजिबल हो जाएगी जितनी भी वैल्यूज होगी, ठीक है। नाउ यदि आपको डेटा फ्रेम का शेप देखना है कि आपके डेटा फ्रेम में कितने रो कितने कॉलम है, तो आप शेप फंक्शन का यूज करोगे। ये आपको रिटर्न करेगा कुछ इस तरीके से 4,3। तो आपकी जो डेटा फ्रेम है उसमें 4 रो हैं 4 कॉलम है। पहला वाला जो 4 है वो रो को डिनोट कर रहा है, दूसरी वाली जो वैल्यू है वो कॉलम को डिनोट कर रही है। अब यदि आप ये जानना चाहते हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, तो डॉट साइज एट्रीब्यूट का यूज करोगे। तो जैसे ही आप लिखते हो डेटा फ्रेम डॉट साइज, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 4 3 12, 4 रो 3 कॉलम है, तो टोटल कितने यहाँ पे वैल्यू हो गई 12। तो साइज क्या होगा डेटा फ्रेम का, 12 वैल्यूज इनसाइड दिस डेटा फ्रेम। अब यदि आप डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करना चाहते हो तो डॉट टी एट्रीब्यूट का यूज करोगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रो कॉलम में बदल जाएंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो कॉलम में बदल जाते हैं और कॉलम रो में बदल जाती है। बात समझ में आई। तो जियोग्राफिकली एरिया, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, ये सब कॉलम थे, तो रो बदल गए और रो जो थी वो कॉलम में बदल गए। आई बात समझ में। तो ये चीजें आपकी बदल जाती है, उसके हिसाब से वैल्यूज भी इंक्रीज होती है डॉट टी से। अब देख लेते हैं कि यदि आपको डेटा फ्रेम से CSV फाइल में डेटा को कॉपी करना है या CSV फाइल से आपको डेटा फ्रेम में डेटा को कॉपी करना है तो कैसे करते हो। तो लास्ट टॉपिक इज इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डेटा फ्रेम। बहुत ध्यान से समझना कि जब आप डेटा फ्रेम से CSV फाइल में डेटा को कॉपी करते हो तो इसको कहते हैं हम इंपोर्ट, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है कि CSV फाइल से जब आप डेटा फ्रेम में डेटा वैल्यूज को कॉपी कर रहे होते हो तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझ में आया। डेटा फ्रेम से CSV फाइल में ले जाना इंपोर्ट, और CSV फाइल से डेटा फ्रेम में लेकर आना एक्सपोर्ट। क्लियर। तो यदि आप इंपोर्ट करना चाहते हो CSV फाइल में डेटा को डेटा फ्रेम से, तो आपको क्या करना होगा, पहले CSV फाइल चाहिए होगी। तो CSV फाइल जहां भी होगी पहले से आपके सिस्टम में क्रिएटेड होना चाहिए। तो सपोज C ड्राइव में, NCERT फोल्डर में रिजल्ट डेटा डॉट CSV नाम से हमारी एक फाइल स्टोर है ना, और जो CSV फाइल है वो डॉट CSV से सेव करना, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हो गई हमारी डेटा फ्रेम, ये आपको दिख रही है डेटा फ्रेम प्रॉपरली, ये रो इंडेक्सेस है, ये कॉलम इंडेक्सेस है, और ये इसकी वैल्यूज है। डन। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रीड CSV फंक्शन का यूज करेंगे। किसका, रीड CSV फंक्शन, जो कि क्या करेगा, डेटा फ्रेम से वैल्यूज को CSV फाइल में इंपोर्ट करेगा। रीड CSV इंपोर्ट करता है। कैसे यूज करोगे, pd डॉट रीड CSV फंक्शन
फाइल का पूरा नाम लिखना, जहां पर आपको डेटा इंपोर्ट करना है, CSV फाइल का पूरा पाथ लिखा। अब ये जो फाइल है इसमें डेटा कैसे सेपरेट होगा, सपोज कॉमा से सेपरेट होगा तो सब पैरामीटर यूज कर लिया। क्या ऊपर हेडर रोज आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हो, चाहिए तो आप इसकी वैल्यूज को सेट कर सकते हो हेडर को। तो देखो इस तरीके से ये तो आपकी डेटा फ्रेम दिख रही है, ये कुछ कॉमा के साथ में, ऐसे कॉमा के साथ में जो है CSV फाइल में सेव हो जाएगी। हर जगह आपको क्या दिखेगा, कॉमा दिखेगा। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे जो रीड CSV फंक्शन है, ये एक फंक्शन है जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को क्रिएट कर देता है, ऐसी फाइल में जाके डेटा को स्टोर कर देता है। सेपरेशन आप कॉमा से भी करवा सकते हो, सेमीकोलन से भी करवा सकते हो, टैब स्पेस से भी करवा सकते हो। डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्पेस होती है। बात समझ में आई। अदरवाइज आप कॉमा से सेपरेट करवा सकते हो, सेमीकोलन से सेपरेट करवा सकते हो, राइट। यहाँ जो एक पैरामीटर हम यूज करते हैं दैट इज हेडर। तो ये बेसिकली यूज किया जाता है कि आप अपनी CSV फाइल में यदि हेडर रो को लेकर आना चाहते हो, मतलब कॉलम इंडेक्सेस को शो करवाना चाहते हो, तो आप इस हेडर को सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट हेडर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, दैट इज यदि आपको क्या करना है, यदि यहाँ पर आपको हेडर ऐड करना है तो आप नेम्स नाम का एक पैरामीटर यूज करोगे और इस नेम्स नाम के पैरामीटर में आप हेडर खुद से ऐड कर सकते हो। बात समझ में आ गई अच्छे से। रीड CSV फंक्शन, फाइल का पाथ लिखा, सेपरेटर जिससे सेपरेट करना वो लिखा, और हेडर रो यदि आपको खुद से ऐड करनी है तो आप नेम्स के साथ में हेडर रो को ऐड कर सकते हो। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 मैंने इस तरीके से ऐड किया है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या दिखेगी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज शो हो जाएंगी। ओके, ये कॉमा सेपरेटेड फाइल में आपको डेटा फ्रेम कॉमा से सेपरेट होती हुई शो होगी। नाउ कम टू दैट इज एक्सपोर्टिंग। अब आप CSV फाइल का डेटा यदि डेटा फ्रेम में लेकर आना चाहते हो तो जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कैसे करना है, ध्यान से समझो। एक्सपोर्ट करने के लिए जिस फंक्शन का यूज करते हैं वो होता है आपका toCSV फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है, toCSV फंक्शन। ओके, अब toCSV फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड फाइल चाहिए होती है जिसकी वैल्यूज को आपको डेटा फ्रेम में कॉपी करना है। तो सपोज कि आपकी डेटा फ्रेम है, इस तरीके से आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करवानी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम लिखा, .toCSV फंक्शन लिखा और वो पूरी फाइल का पाथ लिख दिया जिसको आपको क्या करना है, जिसको आपको डेटा फ्रेम में कॉपी करवाना है, और उसी के साथ में आपका सेपरेटर भी यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना toCSV फंक्शन इज यूज टू एक्सपोर्ट और रीड CSV फंक्शन इज यूज टू इम्पोर्ट। ठीक है, तो आपने जैसे ही कमांड लिखा तो क्या होगा, आपको पूरी वैल्यूज जो है डेटा फ्रेम में दिख जाएगी। कॉमा से सेपरेट करना है तो कॉमा से दिखेगी। यदि आप कोई और सेपरेटर यूज करना चाहते हो तो आप @ लिखोगे तो @ से सेपरेट हो जाएगा। यदि आपको हेडर विजिबल नहीं करवाना है तो आप हेडर की वैल्यू फॉल्स सेट कर दो। इंडेक्स भी विजिबल नहीं करवाना है तो इंडेक्स की वैल्यू भी आप फॉल्स सेट कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखेंगे, वो भी @ से सेपरेट होकर। क्लियर, बात समझ में आ गई। कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि सेपरेट, हेडर, रो, है ना, ये पैरामीटर्स काम के हैं, ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से कर लेना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, दैट इज सीरीज एंड नंपाई अरे में क्या डिफरेंस होता है। तो नंपाई अरे तो आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, आपको अच्छे से पता है। सीरीज में क्या होता है कि ये 1D अरे होता है, नंपाई अरे में भी आप 1D 2D अरेज को क्रिएट कर सकते हो, बट सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें आप नंबर्स, लेटर्स दोनों को ऐड कर सकते हो। ये फिक्स्ड होते हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की अरे बनती है। ठीक है, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, इसकी इंडेक्सिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होती है सीरीज की, लेकिन यहाँ जो इंडेक्सिंग होती है वो फिक्स्ड होती है, दैट इज 0 से ही स्टार्ट होती है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, यदि मैं पेंडास सीरीज की बात करूँ तो यहाँ पे जो यदि कोई वैल्यू खाली होती है, किसी सीरीज में कोई आपने वैल्यू नहीं दी है तो नन वैल्यूज यहाँ साइन हो जाता है मिसिंग वैल्यूज के लिए। लेकिन वही यदि मैं नंपाई एरे की बात करूँ तो यहाँ कोई भी नन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, बिना कोई वैल्यू के एरे क्रिएट ही नहीं होती है। सीरीज रिक्वायर मोर मेमोरी, यदि सीरीज क्रिएट करते हो तो मेमोरी का ये ज़्यादा पार्ट रहता है स्टोर करने के लिए। वहीं नंपाई एरे की बात करूँ तो इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। तो इसी के साथ में ये सेशन यहाँ खत्म करती हूँ। तो होपफुली आपको ये यूनिट का पार्ट 1 जिसमें हमने पेंडास लाइब्रेरी, सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में समझा, अच्छे से समझ में आया। अब कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब डिस्कस करेंगे अगले सेशन में हम इसका पार्ट B जिसमें हम ये जानेंगे कि डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं, ग्राफ चार्ट्स को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है कोड लिखकर। यदि जानना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।